आज का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं। गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n, टास्क इज टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आज के क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का जिसकी डायमेंशन है n बाई n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आज के क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करें, इंट्रो, टास्क प्लस कंडीशन। तो इसमें इंट्रो है, मतलब एक एरे गिवन है जिसकी साइज n बाई n, टास्क गिवन है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और जो कंडीशन होती है यहाँ पर कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्यों नहीं है, उसका सिंपल रीज़न है कि जो डिटर्मिनेंट होता है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, इसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ नहीं है, बाकी 2 चीज़ें हैं, इंट्रो है, इसका टास्क है। तो इसको समझते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, और मैट्रिक्स आई जे जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो -10 से लेके 10 तक है। यहाँ पर n की रेंज 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक। तो मतलब n काफ़ी छोटा नंबर है, तो इस क्वेश्चन को हम n की पावर 7 तक सोच सकते हैं। यहाँ तक ये टीएल ही नहीं देगा। और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज है -10 से लेके 10, इंक्लूडिंग बोथ। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है कि n की पावर 4 है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर। तो स्पेस को तो अभी हटा देते हैं, जो मेन चीज़ है वो ये है। इससे हम थोड़ा क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर कहीं पे भी जो भी ये एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n की पावर में हो, n स्क्वायर तो चलो नॉर्मल चीज़ होती है, n क्यूब है, अगर n 4 है, n 5 है, अगर इस तरह से है तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकर्सन के थ्रू होता है। क्योंकि रिकर्सन में ज़्यादातर ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉल को कॉल करा, फिर वो दूसरी को कॉल करेगी, फिर वो तीसरी को, फिर वो चौथी को। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n की पावर में चली जाती है। तो यहाँ पर n की पावर 4 है, तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें रिकर्सन का यूज़ हो सकता है। 80 to 90% चांस है कि ये रिकर्सिवली होगा, और 10% एक्सेप्शन भी हो सकता है। अब इसकी अप्रोच समझते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 का मतलब जो मैट्रिक्स है उसकी लेंथ 1 है, 1 बाई 1। 1 बाई 1 का मतलब उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, x नाम का। x कुछ भी हो सकता है, -10 और 10 के बीच में। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, ऑफ a। इसको अगर a मानते हैं तो ये जो एलिमेंट होता है वो खुद ही डिटर्मिनेंट होता है, इसका x आ गया। अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होती a, अगर इस तरह से होती 1 2 5 9, तो इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस कर दो, जैसे कि 1 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो जो भी आएगा ये 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से फाइंड होता है। अगर 3 बाई 3 की होती है तो उसको कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, और फिर इसको जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे। एक मैट्रिक्स है A, 3 बाई 3 की मान लेते हैं इसको, 2 3 9 5 4 6 3 8 2। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इस तरह से होगा। इस मैट्रिक्स की डायमेंशन है 3 बाई 3। तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स में हम या तो रो वाइज आइटरेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, या तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो टोटल यहाँ से 6 पॉसिबल वे हैं हमारे पास इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के। कि या तो इस तरह से आइटरेट करें, ये इस तरह से, या 3 तरीके ये हो गए, या तो इस तरह से कॉलम वाइज, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम। तो हम इसको समझेंगे पहले रो में आइटरेट करते हुए। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इस रो में हमें आइटरेट करना है। तो जिस भी रो में आइटरेट कर रहे हो और जिस भी एलिमेंट पे हो, उस वाली रो को और उस कॉलम को छुपाना होता है। जैसे इस अगर 2 के लिए लिखता हूँ तो 2 इंटू, अब ये वाली रो हट जाएगी और ये वाली कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। जो बाकी मैट्रिक्स बची हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे 4 6 8 2, इस तरह से। अब अगले एलिमेंट पे गए 3 पे, तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका सिंपल लॉजिक ये होता है, -1 की पावर कॉलम, मतलब रो प्लस कॉलम। तो यहाँ पर जो
इस प्लस के लिए जो कॉलम है वो 0 है और रो भी 0 है, तो 0 + 0 मतलब 0, तो 1 - 1 की पावर 0 प्लस होता है, +1 होता है। इसी तरह से इस ये माइनस कैसे आया, तो -1 की पावर, रो ये 0 है और कॉलम ये 1 है, तो यहाँ से -1 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस लगा है, अल्टरनेट साइन चलते हैं इसमें। तो इसीलिए इस 3 के लिए लिखेंगे तो -3 आएगा, और फिर इस 3 का 0th रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब हम जो हाइड करेंगे वो 0th रो को करेंगे और फर्स्ट कॉलम को करेंगे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो बाकी बचा 5, 6, 3, 2। इसी तरह से आखिरी वाले का जो 9th वाला एलिमेंट है उसके लिए आएगा 5, 4, 3, 8। तो एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड करते हैं। एक पर्टिकुलर रो में विजिट करा, उसके जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आई है किस तरह से आई है, जो भी ये एलिमेंट जिस भी रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा उन पर्टिकुलर रो और कॉलम को हमें हाइड करना है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है, और फिर उनका जो डिटरमिनेंट आएगा वो फाइंड करके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 3 × दिस और फिर 9 × दिस। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, और ये सिंपल 12th क्लास का मैथ्स है। अब डिटरमिनेंट की जनरलाइज फॉर्म देखते हैं और फिर कोड करेंगे। अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसकी डायमेंशन n/n है, अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कुछ इस तरह से आता है -1 की पावर i + j इंटू जो ये मैट्रिक्स है ए उसका एलिमेंट ith, jth इंटू mij। तो ये चीज़ हमें बताएगी साइन कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, प्लस लेना है माइनस, अल्टरनेट चलता है ये। और ये चीज़ एक पर्टिकुलर अगर रो में जा रहे हैं तो उस रो में जो जो एलिमेंट्स आएंगे उसको डिनोट कर रही है। और ये माइनर ij है, ये जो मैट्रिक्स बन रही थी, अगर हम एक n/n की मैट्रिक्स में आइटरेट कर रहे हैं तो जो एक सब मैट्रिक्स बन रही थी उसकी डायमेंशन n/1, n/1 होता है, तो उस मैट्रिक्स को ये डिनोट करता है। तो यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये 12th क्लास का सिंपल मैथ्स है। और अगर आपको ये सब डीपली जानना है तो आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मार सकते हो कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए जिसके डायमेंशन है n/n। तो इसके बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि इसका प्रूफ कैसे आता है और ये पर्टिकुलर चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं। हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मैं अगर इसको समझाने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अब इसकी अप्रोच समझते हैं। अप्रोच तो क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट जो फॉर्मूला है किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, मतलब ये क्वेश्चन है ये रिकर्सिवली होगा, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स ए का जिसके डायमेंशन n/n है, तो हमें n/n से n-1 क्रॉस n-1 की एक मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ए मैट्रिक्स है एक, इस तरह से मान लेते हैं। उसके अगर एक पर्टिकुलर रो में हम जाते हैं, आइटरेट करते हैं, तो उसका एक एलिमेंट प्लस उसके साथ जो कोरिस्पोंडिंग एक मैट्रिक्स बनेगी, सब मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से होगा ये कि x को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी मैट्रिक्स बनेगी और उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उससे। तो यहाँ से जो x है वो n/n मैट्रिक्स का पार्ट है, और जो वो पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है रिकर्सिवली, उसकी जो डायमेंशन होगी वो n-1 इंटू n-1 होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर रो को एक पर्टिकुलर कॉलम को हम हाइड कर रहे हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं उनसे ये वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच है। थोड़ा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगी, अगर एक n/n की मैट्रिक्स है तो हमें n-1 और n-1 मतलब ये डायमेंशन है एक मैट्रिक्स की, तो ये वाली मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। और इसको फाइंड करने के लिए n-2 इंटू n-2 का फाइंड करना पड़ेगा, और इसको फाइंड करने के लिए n-3 इंटू n-3, इस तरह से। तो यहाँ पर बेस केस क्या बनेगा, अगर n1 होता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, और अगर n2 होता है तो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 का एक एग्जांपल फिर से समझ लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है इस तरह से a = ABCD, तो अगर n = 2 है, मतलब यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, ईजी होता है इसका, a × d, AD - BC। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन बना देंगे, अगर n 2 होता है तो उसको हम फॉर्मूले से इस तरह से फाइंड कर लेंगे।
तो 2 से हम फिर 3 का फाइंड करेंगे, 3 से 4 का, 4 से 5 का, 5 से मतलब जो भी कोई n होगा उसको इस तरह से फाइंड करना है। अगर n के लिए फाइंड करना है n-1 पे जाएंगे, फिर n-2 पे जाएंगे, चलते चलते 2 पे आएंगे। तो जैसे 2 का हमें पता चलेगा इस वाली चीज़ से, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। 2 से फिर हम 3 का फाइंड कर सकते हैं, फिर 3 से 4 का, मतलब जो कोफैक्टर्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर करके, फिर उससे n-2 का, उससे n-1 का, और फिर n का, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे एंड में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें रिकर्सिव कॉल्स लगेंगी। अगर n का फाइंड करना है तो कोफैक्टर्स इंटू n-1, फिर n-1 का इसके जो कोफैक्टर्स हैं इंटू n-2 का, n-2 के लिए फिर इसके जो कोफैक्टर्स हैं इंटू n-3 की जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका। इस तरह से जब तक हम 2 पे नहीं आ जाते, जिसकी मतलब एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन 2x2 है, तब तक हम ये रिकर्सिव कॉल्स लगाते रहेंगे। और जैसे 2 का आएगा यहाँ से इसका फाइंड हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, जैसे इसका आया रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब इसका डायरेक्ट कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर n 1 होता है, इफ़ n = 1, उस केस में रिटर्न कर देंगे जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा, रिटर्न मैट्रिक्स ऑफ 0,0, और इसको MAT कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में इजी रहेगा। अब जो बेस केस है सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अगर n 2 होता है उस केस में रिटर्न करना होगा मैट्रिक्स ऑफ 0,0 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ऑफ 1,1 माइनस में मैट्रिक्स ऑफ 0,1 इंटू 1,0। n = 2 को बेस केस मान के अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब एक इंट ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, जो स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब एक फॉर लूप लगाएंगे। तो ये जो लूप लगा रहा हूँ ये किसी भी एक पर्टिकुलर रो में लगा सकते हो, मैं इसको 0 में लगा रहा हूँ। i = 0, i <n, i++। अब यहाँ पर एक इंट कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर को -1 की पावर कुछ करते हैं, तो इसको इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। इंट ऑफ मैथ डॉट पावर -1 की पावर i, क्योंकि इसमें जो रो है वो 0 है, तो जो कॉलम है उसको हम i ले रहे हैं, तो 0 + i मतलब i हुआ, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ i ले रहा हूँ। इनटू मैट्रिक्स पे 0th रो और ith कॉलम वाला एलिमेंट। अब इसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा इससे फैक्टर, वो बेसिकली हमें एक डिटरमिनेंट चाहिए। इसको एक बार फिर से समझते हैं। अगर n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो उस -1 की पावर ij हमने कर लिया, i+j, इंटू जो एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स 0,i वो कर लिया, क्योंकि हम 0th रो में आइटरेट कर रहे हैं, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स जिसके डायमेंशन हो n-1 इंटू n-1। तो इस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर है, ये बेसिकली डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा है एक मैट्रिक्स का जिसके डायमेंशन n-1 इंटू n-1 है। तो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है n-1 इंटू n-1 का। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो n/n की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जिस भी फंक्शन से करवा रहे हैं उसी फंक्शन से n-1 इंटू n-1 का करवाएंगे। तो तभी तो ये रिकर्सिव हुआ। तो इसको लिखते हैं अब। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। अब जो ये वाला फंक्शन है ये डिटरमिनेंट फाइंड करेगा एक मैट्रिक्स का। इसमें मतलब 2 आर्गुमेंट है, एक मैट्रिक्स है और एक इंट है। तो यहाँ पर जो इंट है उसकी वो तो n-1 होगा, क्योंकि हम n के लिए कॉल करवा रहे हैं, तो n-1 का फाइंड करवाएंगे। अब जो ये मैट्रिक्स है ये हम एक अलग फंक्शन से फाइंड करेंगे, जो एक सब मैट्रिक्स बनेगी, जो माइनर मैट्रिक्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे एक अलग फंक्शन बना के। तो उसको समझते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं सब नाम का, सब मैट्रिक्स। इसमें आर्गुमेंट डालेंगे, इस मैट्रिक्स को पुट करना है एक, तो फिर कौन सी रो में आइटरेट कर रहे हैं और कौन से कॉलम में आइटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो आएगा प्रीवियस जो डिटरमिनेंट है प्लस जो यहाँ से कोफैक्टर आया, जो ये इंट कोफैक्टर आएगा उसको ऐड कर देंगे, और जो ये डिटरमिनेंट आया इसको रिटर्न कर देंगे। इसी को रिटर्न करवाना है। अब हमारा टास्क है यहाँ से कि जो ये सब मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड करें।
उसके लिए अलग से फंक्शन लिखते हैं एक, जिसमें एक इंट है मैट्रिक्स, एक इंट रो है, एक इंट कॉलम है, और बस ये 3 ही है। तो यहाँ पर एक इंट n ले लेते हैं जो मैट्रिक्स की लेंथ बताएगा। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का सिंपल काम है एक 2D मैट्रिक्स रिटर्न करना जिसकी डायमेंशन हो n-1 इंटू n-1, अगर हम n के लिए फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली जो माइनर मैट्रिक्स होगी उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए एक एम्प्टी 2D मैट्रिक्स ले लेते हैं एरे नाम की, जिसकी लेंथ होगी n-1 इंटू n-1। अब यहाँ पर इंट रो ले लेते हैं 0, एक इंट कॉलम ले लेते हैं जो कि 0 रहेगा। अब जो ये मैट्रिक्स लिए इसको फिल करेंगे इस मैट्रिक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर लूप लगाएंगे 2 4 इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशन एक देखी थी ऊपर, कंडीशन थी कि अगर हम एक पर्टिकुलर रो में आइटरेट कर रहे हैं, जैसे ये a है, एक मैट्रिक्स है 3×3 1 2 3 3 4 5 2 2 2। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें अगर इस वाली रो में आइटरेट कर रहे हैं तो इसको हमें छुपाना है और एक इसको छुपाना है अगर हम इस एलिमेंट के लिए डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आता था 1 इंटू जो भी मैट्रिक्स बची 4 5 2 2, फिर ये माइनस प्लस वाला आता था, मतलब यहाँ से -2 आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 5 2 2, और फिर +3 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 4 2 2। तो ये चीज़ थी। तो इस चीज़ में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो ये एक्चुअल मैट्रिक्स है, जो ए है वो मैट्रिक्स है जो इनपुट के फॉर्म में हमें गिवन है, और जो ये वाली मैट्रिक्स है ये हमें फाइंड करनी है। ये वाली एक तो ये फाइंड करनी है, दूसरी ये फाइंड करनी है, तीसरी ये फाइंड करनी है अगर n इक्वल टू 3 होता है तो। और ये सारी मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे एक सब मैट्रिक्स नाम के फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर ये वाली कैसे फाइंड करी, एक एलिमेंट ए, अब इस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रो है उसको हाइड करा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको हाइड करा, बाकी जो एलिमेंट बचे उनको यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। तो इस चीज़ को कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ से आएगा इफ i नॉट इक्वल टू रो, जो ये वाली रो है, बेसिकली ये रो वो रो है जिसमें हम आइटरेट कर रहे हैं। यहाँ से इस फॉर लूप से दिखेगा कि हम इस मैट्रिक्स की 0th रो में आइटरेट कर रहे हैं और ith कॉलम में आइटरेट कर रहे हैं। तो 0th रो को r की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर और कॉलम को c की फॉर्म में। तो जो i है अगर ये r के इक्वल है उस केस में हमें इस एरे में वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फिल नहीं करने, अगर वो नहीं है तभी फिल करने। तो इस चीज़ को लिंक करके समझना, जैसे यहाँ पर 1 के लिए लिखा तो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रो थी और जो कॉलम था उसको हाइड करा, बाकी जितने एलिमेंट है उनकी मैट्रिक्स बनाई और उसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, अगर i नॉट इक्वल टू r है तभी हम फिल करेंगे, अगर है इक्वल तो उसको स्किप करना है। तो यहाँ से फिर से एक लूप लगेगा फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। यहाँ पर एक कंडीशन और आएगी कि इफ़ जो j है अगर वो इक्वल नहीं है कॉलम के तभी फिल करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर रो को और एक पर्टिकुलर कॉलम को हमें स्किप करना है और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे उसके लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। फिर अब एरे को फिल करते हैं, एरे ऑफ रो इंटू एरे ऑफ कॉलम इक्वल्स मैट्रिक्स i, और जो एक कॉलम है ये वाला कॉलम इसको 1 से बढ़ा देंगे, कॉलम प्लस प्लस, और फिर इस फॉर लूप के बाहर आके जो कॉलम है उसको 0 करना है, क्योंकि जो ये फॉर लूप है ये i और j को आइटरेट कर रहा है। यहाँ पर कॉलम और रो हमें खुद से अपडेट करने पड़ेंगे, तो कॉलम को फिर से 0 करना है और रो को प्लस प्लस करना है, और फिर इन दोनों फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न करना है एरे को। इस तरह से। तो ये है क्वेश्चन है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो एरर आ रही है, यहाँ पर दिक्कत है कहीं पे इस लाइन में, एक्सपेक्टेड 43 लाइन में है।
43 यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। ओके, तो एरर इसमें काफ़ी सिली मिस्टेक करी है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें ये ब्रैकेट्स लगा दिए। सबमिट। ओके, तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन वैसे फॉर्मूला बेस्ड है ज़्यादा, इसमें अप्रोच मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करी है और फॉर्मूले को भी मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया, डीप में गया नहीं, क्योंकि डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। हमें यहाँ पर बस क्वेश्चन समझना है और कोड करना है। अगर आपको डीप में समझना है, डिटेल में समझना है कि जो फॉर्मूला है, कोफैक्टर्स हैं, जो माइनर्स हैं, वो कैसे आते हैं, तो उसके प्रूफ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे यूट्यूब पर। आप सर्च मार सकते हो कोई भी एक वीडियो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको देखो। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n⁴ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है उससे। हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और स्पेस कितनी है उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एक मैट्रिक्स है A जिसकी डायमेंशन n/n है, तो इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें n-1 की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी और इसको फाइंड करने के लिए n-2 की पड़ रही थी। तो अगर हमें Tn फाइंड करना है तो उसके लिए n टाइम्स, क्योंकि n उसके कोफैक्टर्स होंगे, इंटू T(n-1) की ज़रूरत थी। तो अगर इस तरह से कोई इक्वेशन बनती है तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो n में जाती है। और यहाँ पर n है वो मैक्सिमम 10 है। तो अगर 10 के लिए लिखते हैं तो 10 जो भी आता है वो 10⁸ से छोटा ही होता है, इसीलिए इस कोड में TL नहीं आया। और दूसरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बात करें तो स्पेस में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं, तो हर रिकर्सिव कॉल में एक अलग स्टैक बनती है, तो वो भी स्पेस कंज्यूम करती है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा कॉल्स लग रही हैं उतनी ज़्यादा स्टैक्स बनेंगी, उतना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होगा।